हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। यस सादर सिंह, वेलकम टू पीएमएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन का थोड़ा परिचय लेंगे। उसके बाद हम नेपोलियन का उदय देखेंगे, कैसे नेपोलियन का उदय हुआ। इसके बाद नेपोलियन ने क्या क्या कार्य किए अपने समय में, उस पर हम नज़र डालेंगे। इसमें हम देखेंगे साम्राज्य विस्तार, आधुनिक विचारों का प्रसार कैसे हुआ, प्रशासन के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। उसके बाद हम देखेंगे महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है, क्यों ये आई, इसकी असफलता के क्या कारण थे। फिर देखेंगे नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे, महाद्वीपीय व्यवस्था इस नेपोलियन के पतन में कहाँ तक जिम्मेदार थी। उसके बाद नेपोलियन के पतन के पश्चात हम जो है 1815 का वियना सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे। वियना सम्मेलन क्या है, सम्मेलन क्यों आयोजन आयोजन क्यों किया गया, सम्मेलन में प्रमुख निर्णय क्या लिए गए, वियना सम्मेलन के सकारात्मक पहलू क्या निकले, नकारात्मक और आलोचनात्मक पहलू क्या निकले। सबसे पहले हम नेपोलियन बोनापार्ट का परिचय लेते हैं थोड़ा। कौन था ये नेपोलियन बोनापार्ट? ये तो सबको पता है कि यूरोप में निरंकुश शासन व्यवस्था थी और फ्रांस के शासक भी विस्तार करना चाहते थे दक्षिण में इटली की तरफ। उसी क्रम में एक कोर्सिका द्वीप है, इस पे फ्रांस का कब्जा हो गया। बेसिकली कोर्सिका इटली का हिस्सा था, पर क्रांति से कुछ वर्ष पहले ही कोर्सिका फ्रांस में मिलाया गया था। इसको अगर हम आपको थोड़ा मैप के हिसाब से बताएं तो ये फ्रांस हो गया, ये हो गई जर्मनी, और इधर ये था इटली, ये इटली। तो यहाँ कहीं था क्या, कोर्सिका। ये क्या थी, कोर्सिका द्वीप। यहीं पे नेपोलियन का जन्म हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति के कुछ साल पहले ये कोर्सिका द्वीप फ्रांस में मिलाई गई थी। बेसिकली ये जो कोर्सिका द्वीप है ये इटली का हिस्सा था। कहाँ का, इटली का। तो जब फ्रांस की क्रांति के कुछ वर्ष पहले ये कहाँ मिला थी, फ्रांस में, कोर्सिका द्वीप। नहीं तो पहले इटली का हिस्सा हुआ करती थी। जब ये इसमें फ्रांस में कोर्सिका द्वीप मिला उठी तो यहाँ के जो लोग थे वो विरोध करने लगे, ये विरोध कर रहे थे कोर्सिका द्वीप के। लेकिन यहाँ के लोगों को तरह तरह की सुविधाएं, तरह तरह की रियायतें फ्रांस द्वारा दी जाने लगी कि तुम फ्रांस में जुड़ जाओ। उन्हीं सुविधाओं के क्रम में कोर्सिका का ही रहने वाला था नेपोलियन। नेपोलियन को फ्रांस के सैनिक स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला। फ्रांस के सैनिक स्कूल में नेपोलियन को पढ़ने का अवसर मिला। जब कोर्सिका जो है फ्रांस में मिला दिया गया तो उनको जब सुविधाएं देनी जाने लगी, उनको कई तरह तरह की रियायतें जाने लगी, तो उसी का फायदा जो है नेपोलियन को मिला और वो फ्रांस के सैनिक स्कूल में पढ़ने का अवसर उसको मिला। नहीं तो नॉर्मली जो अच्छे स्कूल फ्रांस के वहाँ पे होते थे वहाँ बस अभिजात वर्ग के लोग ही पढ़ते थे। जो खूब पैसे वाले होते थे, खूब पैसे वाले लोग थे वहीं पढ़ते थे। उनकी अपनी एक संस्कृति ही रहती थी। तो नेपोलियन जब स्कूल में पढ़ता था तो वो काफी सहमा सा, डरा सा और सकुचाया सा रहता था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन जो है सामान्य परिवार से था। कभी कभी तो उसके यहाँ पैसों की भी दिक्कत हो जाती थी, उसकी घर की परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और वो वहाँ पे सैनिक स्कूल में उन लोगों के बीच पढ़ता था जो अभिजात वर्ग के लोग थे, खूब पैसे वाले थे, तो उनके साथ वो थोड़ा सहमा सा, डरा सा, सकुचाया सा रहता था। और इसके बाद नेपोलियन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी रुचि थी महल को बनाना, तोड़ना, इन सब जैसे कार्यों में। ये सब खेल वो खेला करता था, इन सब में वो अधिक रुचि लेता था। और आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसका जन्म 15 अगस्त 1769 में, 15 अगस्त 1769 में हुआ था। फिर हालांकि नेपोलियन जो है नौसेना में ये जाना चाहता था, नेपोलियन नौसेना में जाना चाहता था, लेकिन इसको नौसेना में जाने का मौका नहीं मिला।
नेपोलियन तोपखाना में थल सेना में मौका मिला इसको जाने के लिए। और जब भी पूरे सेनापतियों की, पूरे विश्व इतिहास में सेनापतियों की गिनती होती है तो उस समय सबसे महानतम सेनापतियों में इसकी गिनती की जाती है, नेपोलियन की। नेपोलियन जैकोबिन विचारधारा का समर्थक था, लेकिन महत्वाकांक्षी तो था ही। एक अवसर ऐसा भी आया जब जैकोबिन के काल में, चूंकि पेरिस में क्या होता था, बुद्धिजीवी रहते थे, मिडिल क्लास भी रहते थे और बेरोजगार लोग भी रहते थे, तो पेरिस का एक अपना रोल था। और अक्सर पेरिस से ही आवाज उठती थी राजतंत्र के लिए, अव्यवस्था के विरुद्ध। तो जैकोबिन ने नेपोलियन से कहा कि पूरे पेरिस के लोगों को निशस्त्र कर देना है। नेपोलियन कोई भी कार्य बहुत प्लानिंग से करता था और बहुत अच्छा लीडर था। इनिशिएट खुद करता था, ऐसा नहीं था कि आदेश दे दिया और हो गया। इसमें उस कार्य को इसने उस कार्य में जो सबसे खतरनाक कार्य होता था वो अपने हाथ में लेता था। मतलब कोई कहीं पे अगर युद्ध कर रहा हो या कुछ करा, तो उसमें जो सबसे खतरनाक ये कार्य होते थे उस वहां पे, उसको ये खुद करता था, अपने हाथ में लेता था और सबसे आगे वही रहता था। वही मतलब कौन? नेपोलियन। तो जो उसके सैनिक वगैरह होते थे वे उसके साहस के कायल हो चुके थे, एकदम कायल थे नेपोलियन के। उसके सैनिक वगैरह उसके साहस को देख के उसके कायल हो चुके थे। मतलब इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। 10-12-15 वर्षों में एक सैनिक के रूप में इसने कई अविश्वसनीय कार्य किए थे। ये कहने भी लगा था कि मेरी डिक्शनरी में असंभव जैसे कोई भी शब्द नहीं है। ठीक है। ये नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन का थोड़ा परिचय था। नेपोलियन की जो राजनीतिक नेपोलियन की जो राजनीतिक जीवन एक मामूली सैनिक के रूप में शुरू हुआ था। क्रांति के दिनों में वह कोर्सिका से पेरिस आया और जैकोबिन दल का एक सदस्य हो गया था। फिर उसे सेना में एक छोटा सा पद मिला। पेरिस की उग्र भीड़ को दबाने से उसकी ख्याति बढ़ गई और वह गृह सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। जब उसने पेरिस की भीड़ को दबा दिया तब उसकी ख्याति क्या भी बढ़ गई और गृह सेना का सेनापति उसे नियुक्त कर दिया गया। उस समय फ्रांस का ऑस्ट्रिया से युद्ध भी चल रहा था। नेपोलियन की इच्छा भी थी कि डायरेक्टरी शासन उसे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के लिए इटली जाने की अनुमति दे दी। यह अनुमति उसे मिल भी जाती है और उसे मिल भी गई। 1797 ईस्वी में अपने प्रथम इटालवी अभियान पर चल निकला। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली में अनेक चमत्कार किए। ऑस्ट्रिया पराजित हुआ तथा इटली के एक बड़े भूभाग पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया। नेपोलियन की विजयों के फलस्वरूप फ्रांस विरोधी यूरोपीय राज्यों का प्रथम गुट टूट गया। अब जब नेपोलियन जो है ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो नेपोलियन का यश पूरे यूरोप भर में फैल गया। अब उसके बाद नेपोलियन का उदय, नेपोलियन का परिचय आप लोग ने देख ही लिया। इसके बाद नेपोलियन का उदय हम देखेंगे। जब ऑस्ट्रिया को हरा के नेपोलियन फिर वापस आया तो इसका, जब ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो नेपोलियन का यश जो है पूरे यूरोप भर में फैल जाता है। उसके बाद केवल इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जो अभी फ्रांस के विरुद्ध टिका हुआ था। मतलब नेपोलियन ने इंग्लैंड पे अभी अपना, ब्रिटेन पे अभी अपना कब्जा नहीं जमा पाया, उसको अपने वश में नहीं कर पाया था। इंग्लैंड इंग्लैंड को हराना कुछ कठिन था क्योंकि फ्रांस की नौसेना इंग्लैंड से क्या थी? कमजोर थी। अतः नेपोलियन ने इंग्लैंड को भारत में पराजित करने की योजना बनाई और एक विशाल सेना लेकर फ्रांस में रवाना हुआ। जब अंग्रेजों को इस योजना की भनक मिली तब उन्होंने नेपोलियन के मंसूबे को चकनाचूर करने के उद्देश्य से एडमिरल नेल्सन को भेजा। नील नदी के मुहाने पर इन दोनों में भिड़ंत हुई और नेपोलियन बुरी तरह से वहां पे हार जाता है। उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। वो फिर से जो है वहां पे इंग्लैंड से हार गया और उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। निराश होकर कुछ दिनों तक वह अलेक्जेंड्रिया में बैठा रहा, पर जब फ्रांस की कठिनाइयों की खबर उसके पास पहुंचने लगी तब वह स्वदेश लौटने के लिए आतुर हो उठा।
9 अक्टूबर 1799 को वह पेरिस पहुंचा। डायरेक्टरी के भ्रष्ट आयोग और अकुशल शासन से फ्रांसीसी लोग तंग आ चुके थे। वे किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को देश का नेता मानने को तैयार थे जो उन्हें इन कठिन परिस्थितियों से छुटकारा दिला पाता। नेपोलियन ने फ्रांसीसियों के इस मनोभाव से फायदा उठाया और कुछ सैनिक अधिकारियों से मिलजुल कर डायरेक्टरी के शासन का अंत करने का निश्चय किया। अपनी तैयारियां पूरी करने के उपरांत नवंबर 1799 में उसने डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलट दिया और फ्रांस की व्यवस्थापिका ने एक प्रस्ताव पास करके उसे प्रथम काउंसिल के पद पर नियुक्त कर दिया। 2 और काउंसिल बहाल हुए। 3 काउंसिलों की यह काउंसिलेट यह फ्रांस की नई कार्यकारिणी थी। संविधान द्वारा सारे देश का शासन एक व्यक्ति अर्थात प्रथम काउंसिल को सौंप दिया गया। एक ऐसा संविधान बनाया गया उस पर संशोधन करके जिसमें क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति अर्थात प्रथम काउंसिल जो नेपोलियन था उसी को पूरा सौंप दिया गया। पूरे देश का शासन नेपोलियन को सौंप दिया गया। नेपोलियन ने अपने विरोधियों को कुचल दिया और अपना स्वेच्छाचारी शासन कायम कर लिया। नेपोलियन का उदय। अब नेपोलियन के उदय में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या किसी भी व्यक्ति के उदय में परिस्थितियों के साथ साथ व्यक्तिगत योग्यता भी अहम भूमिका होती है और नेपोलियन ही इसका अपवाद नहीं है। एक सामान्य सैनिक अधिकारी से 1799 में शासक बनने का सफर सॉरी तथा 1804 में फ्रांसीसी गणतंत्र तक की यात्रा अत्यंत ही रोमांचकारी रही है। नेपोलियन सबसे पहले क्या एक सैनिक ही तो रहता है, एक सैनिक से वो एक देश का पूरे राष्ट्र का ये क्या शासक बन गया। फ्रांसीसी क्रांति के कारण नेपोलियन को आगे बढ़ने का अवसर मिला, अन्यथा उच्च पदों पर केवल अभिजात वर्ग का ही दबदबा रहता था। जैसा कि आप लोग को फ्रांसीसी क्रांति में बताया गया था कि जो उच्च पदों पर नियुक्ति होती थी वो बस पादरी और सामंत लोगों की थी, मतलब जो अभिजात वर्ग के लोग थे उन्हीं का ही उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती थी। डायरेक्टरी प्रशासन से भी समाज में व्यापक असंतोष था, भ्रष्टाचार था, अव्यवस्था इत्यादि से लोग निजाम मतलब उससे वहां पे जो डायरेक्टरी शासन का भ्रष्टाचार था फ्रांस में, उनकी जो अव्यवस्था थी उन सबसे वहां के लोग जो है क्या मुक्त होना चाहते थे, उससे निजात पाना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही फ्रांस व यूरोप में आधुनिक विचारों तथा पूरा अंतर रूढ़िवादी विचारों के बीच संघर्ष प्राप्त हुआ। फ्रांस पर पड़ोसी राष्ट्रों के आक्रमण का खतरा बना रहता था। उपयुक्त पृष्ठभूमि में नेपोलियन की योग्यता लोगों को आकर्षित कर रही थी। क्रांति विरोधी एवं क्रांति समर्थक दोनों को ही नेपोलियन से उम्मीदें थी। नेपोलियन में सैनिक प्रतिभा व साहस के साथ साथ एक अच्छे प्रशासक के भी गुण थे। किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक अंजाम देता था। नेपोलियन में निर्णय लेने की क्षमता थी। सैनिक अभियानों में सफलता के कारण लोगों में लोकप्रिय भी था। परिस्थितियां भी इसके अनुकूल थीं और इस प्रकार नेपोलियन ने अवसर को भांपते हुए सत्ता पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ये था नेपोलियन का उदय। अब इसके बाद हम देखेंगे नेपोलियन के कार्य, क्या क्या कार्य उसने नेपोलियन द्वारा किया गया। नेपोलियन के क्या कार्य थे, उसने प्रशासन के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसने क्या क्या योगदान अपना दिया, क्या क्या उसमें सुधार किए। साम्राज्य विस्तार व आधुनिक विचारों का प्रसार। सत्ता पर नियंत्रण के पश्चात नेपोलियन ने फ्रांसीसी राज्य को यूरोप के साम्राज्य में परिवर्तित किया। आधुनिक स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और इटली, स्विट्जरलैंड तथा पोलैंड के कुछ भूभागों पर नियंत्रण स्थापित किया तथा ब्रिटेन के अतिरिक्त रूस, ऑस्ट्रिया इत्यादि राज्यों ने नेपोलियन की अधीनता को स्वीकार की। जब इसने ऑस्ट्रिया को, जर्मनी को, इटली को, स्विट्जरलैंड को, बेल्जियम को, हॉलैंड को, स्पेन को, पोलैंड सब पे मतलब अपना अधिकार जमा लिया, बस एक राष्ट्र था वो था इंग्लैंड, जिसपे नेपोलियन अभी तक जो है विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। और बाकी अपने आस पड़ोस के सभी राष्ट्रों पर इसने अपना झंडा लहरा दिया था। इसी वजह से इसने सब देश जो है इसकी अधीनता स्वीकार कर लिए।
जिन क्षेत्रों पर नेपोलियन ने नियंत्रण स्थापित किया उसका क्षेत्रीय पुनर्गठन भी कर दिया, जैसे इटली व जर्मनी का। और आगे चलकर इन राष्ट्रों के पुनर्गठन एकीकरण में नेपोलियन के अभियानों की अहम भूमिका देखी गई। नियंत्रित राज्यों में संविधान व कानून का शासन स्थापित किया एवं प्रशासनिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय पुनर्गठन। इन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों व राष्ट्रीय चेतना का प्रसार व स्थानीय लोगों का सहयोग भी नेपोलियन को प्राप्त हुआ। हालांकि नेपोलियन ने विजित क्षेत्रों के प्रमुख के तौर पर परिवार के सदस्यों को नियुक्त किया तथा फ्रांस के हित में इन क्षेत्रों की अनदेखी हुई। अंततः लोगों ने नेपोलियन का विरोध किया और विरोध के क्रम में भी राष्ट्रीय लहरें थी। तो इस तरह उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फ्रांस से उसने इटली पर, जर्मनी पर, हॉलैंड पर, स्पेन पर, सब पे अपना क्या किया, साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। नेपोलियन ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उसने प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए। क्रांतिकाल में प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जैसे प्रशासनिक पुनर्गठन, संविधान का शासन, चुनाव योग्यता के आधार पर नियुक्ति इत्यादि। नेपोलियन के काल में प्रशासनिक पुनर्गठन एवं संविधान के शासन का महत्व बना रहा, लेकिन संविधान में ही संशोधन कर आजीवन शासक बने रहने का प्रावधान किया। पहले ये संविधान में नहीं था कि जो शासन है, शासक है, वो आजीवन जो है शासन काल जब तक वो जिएगा, मतलब आजीवन अपने जीवन में पूरा शासन काल उसी का ही रहेगा, वही शासन करेगा। ये नेपोलियन ने उसमें जो है संविधान में अपना उसमें संशोधन करके ये लाया कि वो जब तक अब रहेगा तब तक वो क्या करेगा, शासन करेगा। महत्वपूर्ण स्थानों पर योग्यता के स्थान पर परिवार के लोगों को नियुक्त किया तथा शहरों एवं ग्रामीणों क्षेत्रों में भी निर्वाचित लोगों के स्थान पर केंद्रीय प्रतिनिधियों को मनोनीत किया। ये उसने प्रशासन के क्षेत्र में कुछ सुधार किए। अब देखते हैं कानून के क्षेत्र में उसने क्या सुधार किए। कानून के क्षेत्र में उसने आधुनिक कानूनों का संकलन नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। नेपोलियन के प्रयासों से सिविल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल कोड इत्यादि का संकलन किया। कानूनों के निर्माण में उसने व्यक्तिगत रुचि ली और यह कानून आज भी फ्रांस एवं यूरोप के कई देशों में प्रचलित है। इससे कानून के शासन के अवधारणा को मजबूती मिलती है। हालांकि इन कानूनों की भी कुछ सीमाएं थी। उत्तराधिकार के मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव, मालिक व श्रमिक के बीच विवाद की स्थिति में कानून ने मालिकों का पक्ष ही लिया। यही सब इसमें क्या था, विवाद था। अब इसने धर्म के क्षेत्र में क्या अपना योगदान दिया, कैसे सुधारा, उसमें क्या सुधार लाए। धर्म के क्षेत्र में इसने 1801 में नेपोलियन ने पोप के साथ समझौता किया। जिस समझौते को हम लोग क्या कहते हैं, कोकांडा, जो समझौता हुआ था पोप और नेपोलियन के बीच में। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत पोप ने क्रांतिकाल में फ्रांस में हुए परिवर्तनों को मान्यता प्रदान की, जैसे चर्च राज्य के अधीन होगा, पादरियों को राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी, यही सब था। जब्त की गई संपत्ति पर चर्च को मुआवजा नहीं मिलेगा इत्यादि। इसके बदले में नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को बहुमत का धर्म माना। नेपोलियन का यह कार्य धार्मिक टकराव को समाप्त करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन यह पोप के द्वारा दबाव में लिया गया निर्णय था और इससे धार्मिक असंतोष बना रहा। इसके बाद इसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए। शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन ने क्रांतिकाल के तरह ही शिक्षा को चर्च के नियंत्रण से मुक्त रखा तथा फ्रेंच को आधार बनाकर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए नीति बनाई। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल की स्थापना की। यह आज भी लोकप्रिय है। हालांकि शिक्षा के प्रतीक स्तर पर सैनिक शिक्षा, अनुशासन एवं नेपोलियन के महिमा मंडल पर भी बल दिया गया। साथ ही नेपोलियन ने उच्च शिक्षा पर ही कठोर सेंसरशिप लागू किया। ये था उसके शिक्षा के क्षेत्र में जो उसने सुधार किए। इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या सुधार किए। आर्थिक विकास के लिए नेपोलियन ने कुछ कदम उठाए, जैसे व्यापक स्तर पर नहरों एवं सड़कों का इसने निर्माण करवाया, स्वदेशी वस्त्रों के प्रोत्साहन के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किए, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, ब्रिटेन के विरुद्ध आर्थिक युद्ध किया इत्यादि।
हालांकि आर्थिक क्षेत्र में नेपोलियन ने कुछ गलतियां भी की, जैसे मशीनी युग की शुरुआत हो गई थी और नेपोलियन यदि औद्योगिकीकरण पर ध्यान देता तो वह ब्रिटेन का एक मजबूत विकल्प बन सकता था। नेपोलियन की यह विफलता उसके पतन का भी कारण बनी। इसके अतिरिक्त नेपोलियन के युद्ध ने औद्योगिक विकास या पूंजीवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न की। ये था उसका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है। महाद्वीपीय व्यवस्था मतलब हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। महाद्वीपीय व्यवस्था ये क्या है, नेपोलियन के द्वारा ब्रिटेन की गई आर्थिक युद्ध या अप्रत्यक्ष युद्ध या आर्थिक नाकेबंदी। जो नेपोलियन ने ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक युद्ध, एक तरह से ये एक महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है, नेपोलियन द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ की गई ये एक आर्थिक युद्ध है, या अप्रत्यक्ष युद्ध भी आप इसे कह सकते हैं। इसे आर्थिक नाकेबंदी भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत यूरोप एवं अन्य महादेशों से ब्रिटेन के आर्थिक संपर्क को काटना था। महाद्वीपीय व्यवस्था का जो एम था, मतलब नेपोलियन का, उसने इसके अंतर्गत क्या किया था, यूरोप और अन्य महादेशों से ब्रिटेन के आर्थिक संपर्क को काटना था। अब क्यों आई महाद्वीपीय व्यवस्था? नेपोलियन प्रत्यक्ष युद्ध में 2 बार पराजित हो चुका था ब्रिटेन से जब नेपोलियन 2 बार जो है सामने सामने से जब लड़ा था प्रत्यक्ष युद्ध में, तो 2 बार वो पराजित हो चुका था और वह क्या प्रतिशोध लेना चाहता था। इसी वजह से उसने महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई, कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाया। नेपोलियन की यह सोच थी कि ब्रिटेन की शक्ति का आधार उसका आयात निर्यात है। यदि उसे वंचित की जाए तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित भी होगी और लोगों में असंतोष भी होगा, और इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रिटेन को पराजित किया जा सकता है। यूरोप में और वैश्विक स्तर पर फ्रांस व नेपोलियन की सर्वोच्चता में ब्रिटेन की सबसे बड़ा बाधक था। यकीन यहाँ पे ही होगा, ब्रिटेन ही सबसे बड़ा बाधक था। यहाँ पे ही आप लोग कर लीजिएगा, ब्रिटेन ही सबसे बड़ा बाधक था। ये थी महाद्वीपीय व्यवस्था। उसके बाद महाद्वीपीय व्यवस्था के असफलता के क्या कारण थे, ये महाद्वीपीय व्यवस्था कॉन्टिनेंटल सिस्टम सफल क्यों नहीं हुई? इसका ये कारण था कि आर्थिक नाकेबंदी और ब्रिटेन को कमजोर करने की इच्छा जैसी नेपोलियन की सोच तार्किक तो थी, लेकिन इसकी सफलता के लिए कई शर्तों की आवश्यकता थी जिसे नेपोलियन पूरा नहीं कर पाया, और यह युद्ध आत्मघाती साबित हुआ। आर्थिक नाकेबंदी की सफलता के लिए एक मजबूत नौसेना का होना आवश्यक था, और इस क्षेत्र में फ्रांस की तुलना में ब्रिटेन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत थी। फ्रांस की जो नौसेना थी वो उसकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत थी इन कंपेयर विथ, वो सॉरी, ब्रिटेन की जो स्थिति थी नौसेना की, वो काफी ज्यादा मजबूत थी जो है फ्रांस की तुलना में। इसी प्रकार इसकी सफलता के लिए नेपोलियन के द्वारा ब्रिटिश उत्पादों का विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक था, क्योंकि फ्रांस सहित यूरोप के कई उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ब्रिटिश पर निर्भर थे, और जब नेपोलियन ने नाकेबंदी प्रारंभ की तब इन वस्तुओं के अभाव से लोगों में नेपोलियन के विरुद्ध असंतोष बनता है, और यह उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। फ्रांस में प्रचलित भ्रष्टाचार भी इसकी विफलता के लिए उत्तरदायी थी। फ्रांसीसी अधिकारियों ने अवैध तरीके से ब्रिटिश जहाजों को आयात निर्यात की छूट दी, और स्वयं नेपोलियन को भी चोरी छिपे अपने सैनिकों के लिए ब्रिटिश वस्तुएं मंगानी पड़ी। ये थी जो है महाद्वीपीय व्यवस्था, मतलब कॉन्टिनेंटल सिस्टम की। इसके बाद हम देखेंगे नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे, किस वजह से नेपोलियन का पतन हुआ, क्या क्या नेपोलियन में मतलब कमी थी। तो इसमें नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था व अन्य नीतियों को लेकर यूरोपीय राष्ट्र में व्यापक असंतोष था। अंततः यूरोपीय राष्ट्रों ने नेपोलियन के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया जिसमें ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियां शामिल थीं। सर्वप्रथम 1813 में लिप्जिंग का युद्ध या राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया गया। उसके बाद महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन एक साथ कई राष्ट्रों से उलझ बैठा।
जैसे पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया इत्यादि। एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना बुद्धिमानी नहीं थी। ने, उसके बाद नेपोलियन ने न केवल विभिन्न राष्ट्रों से एक साथ युद्ध किया, बल्कि महाद्वीपीय व्यवस्था को जबरन लागू करने के क्रम में मित्रों को भी शत्रु बना लिया, जैसे स्पेन और रूस। रूस की हर फूल की नीति से नेपोलियन की सेना को व्यापक क्षति पहुंची, तथा स्पेन के छापामार युद्ध शैली से भी नेपोलियन ने अपनी आत्मकथा में स्पेन के साथ साथ ब्रिटेन एवं रूस स्पेन के साथ युद्ध को पतन के लिए जिम्मेदार माना है। इसके अतिरिक्त यूरोप के दो छोरों, ये सॉरी यहाँ पे छोरो हो, दो छोरो होगा, ये छा है, छा, दो छोरों पर, दो छोरों या किनारों पर स्थित दो बड़ी शक्तियों के साथ ब्रिटेन एवं रूस उलझना भी। दो बड़ी शक्तियां क्या थी? ब्रिटेन और रूस। ये दोनों के साथ, रूस और ब्रिटेन के साथ क्या एक साथ उलझ पड़ा था। ये जो है वो बुद्धिमानी नहीं थी, जो कि सबसे बड़ा नेपोलियन के पतन का कारण यही बना था। नेपोलियन ने पोप के विरोध को भी अपने पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना है। नेपोलियन का व्यक्तित्व भी कहीं न कहीं उसे नुकसान पहुंचाया। अहंकारी स्वभाव, आत्ममुग्धता, परिवारवाद, लोगों को शक की निगाहों से देखना इत्यादि, ये सब क्या थे? नेपोलियन के पतन के ये कारण। इसके बाद नेपोलियन का जब पतन हो जाता है, तो जब उसने जितना राष्ट्र था उसमें उथल पुथल जो किए थे, उसके वो सब सही करने के लिए एक वियना सम्मेलन 1815 का वियना सम्मेलन किया गया। वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, प्रसा, रूस एवं ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रसा, रूस एवं ऑस्ट्रिया की सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ था? क्योंकि नेपोलियन के पतन के पश्चात राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण यूरोपीय राष्ट्रों के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नेपोलियन ने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया था। अतः पतन के पश्चात पुनर्गठन के प्रश्न का समाधान तो ढूंढना ही था। न केवल राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्गठन, बल्कि व्यवस्था का पुनर्गठन भी सम्मेलन के संचालकों के समग्र एक बड़ी चुनौती थी। अर्थात राजतंत्र, आत्मक व्यवस्था या लोकतांत्रात्मक व्यवस्था का प्रश्न। ये जो 1815 का वियना न केवल राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्गठन बल्कि व्यवस्था का पुनर्गठन भी सम्मेलन के संचालकों के समग्र एक बड़ी चुनौती थी। अर्थात राजतंत्रात्मक व्यवस्था ये होगा, अर्थात राजतंत्रात्मक व्यवस्था या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रश्न। ठीक है। राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में भी सम्मेलन को विचार करना था। भविष्य में फ्रांस एवं नेपोलियन जैसा कोई शासक पुनः शक्तिशाली ना हो, इस प्रश्न का भी समाधान ढूंढना था। तो इन सब की वजह से क्या हुआ? वियना सम्मेलन बुलाई गई, वियना सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया इसकी क्या थी? इन लोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सम्मेलन में। अब सम्मेलन में कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। वो निर्णय क्या क्या थे? वैधता के सिद्धांत को आधार बनाते हुए फ्रांस सहित उन सभी राष्ट्रों में जहां के शासकों को नेपोलियन ने विस्थापित किया था, जब नेपोलियन उन राष्ट्रों को जीत लिया था, उन पे अपना दबदबा बना लिया था, तो उसने क्या किया था? उसको विस्थापित, जहां के शासकों को नेपोलियन ने विस्थापित किया था, वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था को लागू किया गया था। स्विट्जरलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया, हॉलैंड को बेल्जियम का क्षेत्र दिया गया तथा स्वीडन को नॉर्वे का क्षेत्र। फ्रांस की पूर्वी सीमा पर प्रस्ताव को राइन नदी तक का क्षेत्र दिया गया एवं दक्षिण पूर्व की तरफ सार्डिनिया को पिडमांट का क्षेत्र दिया गया। भूमध्य सागर में समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए सदस्य राज्यों के बीच सहयोग पर सहमति बनी। अंतरराष्ट्रीय नदियों या समुद्रों में नौ परिवहन के क्षेत्र में भी सहयोग को लेकर सहमति बनी। वियना कांग्रेस के निर्णय पर नजर रखने के लिए कंसर्ट ऑफ यूरोप नामक राष्ट्रों का संघ बनाया गया। इसमें ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा शामिल थे। ये था सम्मेलन का प्रमुख निर्णय जो लिया गया था।
हम देखेंगे वियना सम्मेलन के सकारात्मक पहलू क्या क्या हैं। यूरोप में लगभग 4 दशकों तक क्या थी, शांति बनी रही। जब वियना सम्मेलन के ये सकारात्मक पहलू में है कि यूरोप में लगभग 4 दशकों तक शांति बनी रही। शांति काल में राष्ट्रों के बीच सहयोग की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। नौ परिवहन समुद्री लुटेरों इतिहास के संदर्भ में सहमति का भी अपना विशेष महत्व है तथा अंतरराष्ट्रीय नियमों के विकास के दृष्टिकोण से भी। पराजित फ्रांस के साथ सम्मानजनक व्यवहार भी सम्मेलन के प्रगतिशील पहलू का को अभिव्यक्त करता है। सार्डिनिया एवं प्रशा के महत्व में, सार्डिनिया ये इसमें गलत लिखा है, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। सार्डिनिया एवं प्रशा के महत्व में वृद्धि, के महत्व में ये वृद्धि होगा, मिस प्रिंटिंग है, इसको आप लोग वृद्धि कर लीजिएगा। सार्डिनिया एवं प्रशा के महत्व में वृद्धि वृद्धि ने अनजाने में इटली व जर्मनी की एकीकरण की बुनियाद रखी। ये थी वियना सम्मेलन के सकारात्मक। वियना सम्मेलन का नकारात्मक पहलू या आलोचनात्मक पहलू क्या क्या है। इस सम्मेलन के द्वारा राष्ट्रीय चेतना के उत्थान को दबाने की कोशिश की गई, जैसे बेल्जियम, नॉर्वे, इटली इत्यादि के संदर्भ में। साथ ही सम्मेलन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था को महत्व दिया गया। राजतंत्रात्मक व्यवस्था को महत्व दिया गया, ना कि लोकतंत्र को। सम्मेलन में क्या हुआ, राजतंत्रात्मक व्यवस्था को महत्व दिया गया, ना कि लोकतंत्र को। अर्थात लोकतंत्र जैसे प्रगतिशील विचारों की अवहेलना की गई। परिणाम तो शीघ्र ही बिना सम्मेलन के द्वारा निर्मित व्यवस्थाओं को चुनौती मिलना प्रारंभ हुई और आने वाले 5-6 दशकों में राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक शक्तियों के दबाव में यह व्यवस्था टूट गई। ये थी नकारात्मक आलोचनात्मक पहलू इसका। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।